हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे यूनिट 4 और चौथी इकाई का नाम है पढ़ना सीखना। पहला क्वेश्चन है मौन वाचन का अर्थ बताइए। देखिए, नाम में ही परिभाषा है, मौन यानी शांत रहना, वाचन यानी पढ़ना। तो शांत रहकर पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। लिखित पाठ्य सामग्री को बिना होठ हिलाए, बिना गर्दन हिलाए, मन ही मन में बिना ध्वनि किए पढ़ना मौन वाचन है। यानी बिना आवाज़ किए पढ़ना ही क्या है, मौन वाचन है। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार मौन वाचन श्रवणीय शब्दोच्चारण के बिना किया गया पठन है। ये श्रवणीय यानी सुनने योग्य शब्द उच्चारण, यानी जब हम बोलेंगे शब्दों को उच्चारण करेंगे तो जो है पास में सुनाई देंगे, लेकिन बिना सुनाई दिए यानी बिना आवाज़ किए चुपचाप शांत रहकर पठन करना, किस चीज़ को पढ़ना क्या है, मौन वाचन है। नेक्स्ट है पठन के स्तरों का उल्लेख करो। पठन के स्तर की बात करें तो कुल 5 स्तर है। पहला है चित्र पठन। इसमें क्या करता है, शिक्षक जो रंगीन चित्रों के माध्यम से, जिसमें जैसे पशु पक्षियों के चित्र हो सकते हैं या कोई वस्तुओं के हो सकते हैं जिनको बालक अपने डेली लाइफ में देखता रहता है, तो उन चित्रों के द्वारा बच्चों को समझाता है और बच्चों से उससे संबंधित छोटे छोटे प्रश्न करता है। फिर क्या है शब्द पठन। अब शब्द में पठन में क्या होता है कि शब्दों की पहचान, उनका उच्चारण और अर्थ बच्चे जो है जानने लग जाते हैं। यानी कोई वस्तु देखी तो उसके बारे में शब्द बोल जाए कि भाई ये फलां वस्तु है, या फिर कोई फलां शब्द, किसी भी शब्द को देख करके वस्तु का उसे संबंध बता देना। ठीक है, ये होता है शब्द पठन में। चित्र पठन हो गए चित्रों के द्वारा, फिर शब्दों की पहचान शब्द पठन, और फिर बात आती है शाब्दिक पठन की। तो शाब्दिक पठन में क्या होता है, जो शाब्दिक पठन वो मित्रों मन में ही होता है। जैसे मान लीजिए उसको जो है, मान लीजिए कोई हम बालक है, वो बस में जा रहे हैं, बस में लिखा हुआ है कि धूम्रपान नहीं करें, तो उसको बालक बोलेगा नहीं, केवल मन में पढ़ करके उसके अनुसार काम करने लग जाता है, उस चीज़ को समझ लेता है। जैसे बस में लिखा है हाथ बाहर नहीं निकालें, तो बालक ने जब वो चीज़ पढ़ी तो उसका जो उसके मन में उसने अर्थ है जो समझ लिया है, तो वह है शाब्दिक पठन। नेक्स्ट है चिंतनात्मक पठन। चिंतनात्मक पठन में क्या होता है कि बालक जो है कोई बात पढ़ता है तो उससे संबंधित जो अनुमान लगाना, जैसे उससे संबंध जो है किसी बात को पढ़ने पर मनन करना उसका, है ना, किसी की घटना, कोई भी घटना है तो उसके आगे क्या हुआ उसका पूर्व अनुमान करना। ठीक है, और कोई पिछली बात है उसका वर्तमान के किसी बात के साथ जो है संबंध स्थापित करना। कोई मान लीजिए पैराग्राफ है तो पैराग्राफ का हम कहते हैं उसे शीर्षक बनाने का, तो वो बालक जब पढ़ेगा उसका मनन करेगा, तो इस प्रकार में वो चिंतनात्मक पठन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सृजनात्मक पठन। तो यह जो पठन का अंतिम स्तर है। ठीक है, सृजन का अर्थ क्या होता है, रचना। तो इस प्रकार से हमने देखे कि ये कुल पठन के 5 स्तर है। ठीक है, अच्छे से समझ लेना। चित्र पठन, चित्रों के द्वारा बच्चों को समझना, शब्दों की पहचान। ठीक है, मन में शब्दों की पहचान, किसी चीज़ के बारे में पूर्व अनुमान करना, मनन करना, और जो है बच्चों में ज्ञान के विस्तार के लिए, ठीक है, रचनात्मक कार्य करना, वो सृजनात्मक के अंतर्गत आता है। वे 3 कारण बताइए जिनमें चित्र पठन की उपयोगिता ज्ञात है। यानी चित्र पठन की उपयोगिता किस लिए ज्ञात है, इसे आपको कोई 3 कारण बताने हैं। तो देखिए, चित्र पठन, बालक चित्रों को देखेगा तो उसमें क्या होगा, उसकी ध्यान उसकी चित्रों की ओर खींचा जाएगा। ठीक है, तो चित्र पठन से बच्चों का ध्यान आकर्षण होता है। छात्रों की झिझक को मिटाना। अब चित्र जो है चित्रों के द्वारा बच्चों को समझाएंगे, फिर बच्चों से चित्रों से संबंधित छोटे मोटे प्रश्न करेंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चे उत्तर देने की कोशिश करेंगे और उनकी जो झिझक है वो मिटेगी। छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना। अब चित्र देख करके उनसे प्रश्न करेंगे तो उससे संबंधित बच्चे कुछ न कुछ जो है अपने विचार प्रकट करेंगे मौखिक रूप से, तो इससे क्या होगा, उनकी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। तो ये 3 कारण हैं जो चित्र पठन की उपयोगिता में महत्वपूर्ण है। चित्र पठन से छात्रों का ध्यान आकर्षण होना, उनकी झिझक मिटाना और छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना। नेक्स्ट है सहस्वर वाचन के कोई 4 उद्देश्य। सहस्वर, देख स्वर यानी सहस्वर, उच्चारण सहित, उच्चारण करके वाचन करना, इन लय के साथ उच्चारण करके उच्चारण करना, बोलना। तो इसके क्या 4 उद्देश्य बताइए। ठीक है, इसके कोई 4 उद्देश्य बताइए। तो सहस्वर वाचन की बात करें मित्रों, तो सहस्वर वाचन छात्र की पठन की क्षमता का पता लगाता है। यानी बालक कितना पढ़ रहा है, बालक का पढ़ने की जो है उसमें कितनी काबिलियत है, योग्यता कितनी है। सहस्वर वाचन अशुद्ध उच्चारित शब्दों का पता लगता है। अब बालक कुछ चीज़ पढ़ रहा है, उसका वाचन कर रहा है, तो उसमें जो शब्दों को किस प्रकार से पढ़ रहा है, शुद्धता पूर्वक पढ़ रहा है या उनका अशुद्ध उच्चारण भी कर रहा है, तो इससे भी कुछ उसके बारे में पता चलता है। सहस्वर वाचन, बच्चा कुछ लय से बोलेगा, ठीक है, ध्वनि निकालेगा, तो उससे क्या होगा, उसकी पठन की गति, यानी वो किस गति से पढ़ रहा है, उसका जो है शब्दों के साथ किस प्रकार का जो संबंध है, तारतम्यता है, उसका बोध रहता है। फिर सहस्वर वाचन
यानी शेष स्वर पठन से पठन की गति, उसकी जो लय ताल है, ठीक है, उसके बारे में पता चलेगा। जो है उसके जो वाचन में कितना क्या उतार चढ़ाव है, वो है जो शेष स्वर वाचन के अंतर्गत आता है। शेष स्वर वाचन से छात्र आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, यानी बालक जब अपने विचारों को बोल करके प्रकट करता है तो इससे उसका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। नेक्स्ट है मित्रों, प्रदेश में किन किलों को विश्व विरासत में शामिल किया गया है। प्रदेश में किन किलों को, राजस्थान के किन किलों को विश्व विरासत में शामिल किया गया है। तो दोस्तों राजस्थान के 6 ऐसे किले हैं दुर्ग है जिनको विश्व विरासत में शामिल किया गया है। तो इसके लिए एक अच्छी सी ट्रिक है, चीकू गाजर आम, इससे क्या होगा, ये 6 किले आ जाएंगे जिनको विश्व विरासत में सम्मिलित किया गया है। ची से चित्तौड़गढ़, पू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, जय से जैसलमेर, रे से रणथंभौर और आ से आमेर, और एंड में बच गया मैं, तो मैं से आम से आमेर याद रखना है क्योंकि ये 6 है पूरे हो गए। ची से चित्तौड़गढ़, चीकू, पू से कुंभलगढ़, गागरोन, जय जैसलमेर, रे रणथंभौर और आम से आमेर। तो चीकू गाजर आम से आप इन 6 दुर्गों को याद कर सकते हो। दुनिया भर के लोग इन किलों से प्रभावित क्यों हुए, तो ये जो 6 किले हैं चीकू गाजर आम जिसे हमने याद किए हैं, आमेर, चित्तौड़गढ़, गागरोन, जैसलमेर, कुंभलगढ़ और रणथंभौर, ये राजस्थान की आन बान और शान के प्रतीक है। इनके स्वाभिमान का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, पठन और वाचन में क्या अंतर है। पठन और वाचन में क्या अंतर है, तो लिपि प्रतीकों की पहचान, अर्थ ग्रहण और उनका पूर्व पर संबंध जोड़ते हुए पूर्ण आशय समझ लेने का नाम है पठन। यानी किसी चीज़ को देख करके, किसी लिपि के जो प्रतीक है, जो शब्द है, उनको देख करके उनके आशय को समझ लेना, उनके भावार्थ को समझ लेना नहीं पठन है। पठन में शेष स्वर और मौन दोनों ही होते हैं। मौन पठन पाठ्य वस्तु के मूल भाव को है जो शीघ्र ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करता है। पठन क्या होता है, शेष स्वर और मौन दोनों प्रकार का होता है, लेकिन मौन पठन से जो शांत रहकर पढ़ते हैं उससे क्या होता है, पाठ्य वस्तु का मूल भाव जल्दी समझ में आता है, जल्दी ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करता है। मानव जाति द्वारा अर्जित ज्ञान है जो अर्जित ज्ञान राशि लिखित रूप में विद्यमान है। मानव जाति द्वारा अर्जित ज्ञान राशि किस में विद्यमान है, लिखित रूप में, तो उसका उपयोग पठन द्वारा ही हो सकता है। फिर क्या है, विद्यालय द्वारा प्रदत्त सबसे उपयोगी कौशल और बौद्धिक प्रक्रिया पठन शिक्षण ही है। पठन में कौशल प्राप्त करने के बाद ही बालक शिक्षा ग्रहण करने के योग्य होता है। यानी पठन में कौशल उसे प्राप्त हो गए हैं, बालक पठन अच्छे से सीख गए हैं, तो उसमें शिक्षा ग्रहण करने के लायक वो हो चुका है। अब है पठन और वाचन में अंतर। पठन और वाचन में अंतर देखें मित्रों, तो अंतर में तो वाचन पठन की पहली सीढ़ी है। वाचन पठन की पहली सीढ़ी है। वाचन के बाद ही पठन कौशल का विकास होता है। वाचन के बाद किसका विकास होता है, पठन कौशल का। लिपि प्रतीकों को पहचान कर उनको जोर जोर से इस प्रकार बोलना कि श्रोता उसका आनंद ले सके, वाचन है। यानी लिपि प्रतीक शब्दों को देख करके उनको उच्चारण करना, उनको बोलना, ठीक है, क्या कहलाता है, वाचन कहलाता है। वाचन में शब्द और वाक्यों का सामान्य अर्थ ग्रहण होता है, परंतु पठन में वाक्यों अनुच्छेदों का अर्थ ग्रहण, आशय, बोध दोनों होते हैं। पाठ्य सामग्री में दिए गए वाक्यों अनुच्छेदों से जो लाक्षणिक व्यंजनात्मक प्रदान अर्थ प्रकट होता है, बल्कि पठन करते समय उनको समझता चला जाता है। वाचन का महत्व प्राथमिक कक्षा में विशेष है और पठन का उच्च प्राथमिक कक्षाओं में। तो ये था पठन और वाचन में अंतर। बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मित्रों ले सकते हो। पठन और वाचन में अंतर बताइए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी वाचन पठन की पहली सीढ़ी है और वाचन के बाद ही पठन का विकास होगा। अगर उसे बालक को शब्दों को वाचन आता है तो ही उसके पठन कौशल का अच्छा विकास होगा। इसलिए क्या करना है, ज़ोर ज़ोर से बोल करके बच्चों को इसका अनुसरण करवाना है, तो वो तो होगा पठन। वापस देखिए कि बालक के द्वारा जो है लिपि प्रतीकों को पहचान कर, किसी शब्दों को देख करके उनका ज़ोर ज़ोर से बोलना क्या है, वाचन है। लेकिन पठन क्या है, तो पठन में क्या करता है, बालक पाठ्य पुस्तकों द्वारा मन ही मन पढ़ता है और उनके भावार्थ को स्वयं ग्रहण करता चला जाता है। तो ये होगा पठन। नेक्स्ट है, पठन शिक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। पठन शिक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख करो। तो देखिए, पठन शिक्षण में विभिन्न उपागमों में निम्नलिखित विधियाँ उपयुक्त रहेगी। कौन कौन सी? पठन शिक्षण में बात करें तो वर्ण विधि, शब्द विधि और वाक्य विधि, इनका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहेगा।
वर्ण विधि में क्या होगा मित्रों, पढ़ क्या रहे हैं, पठन शिक्षण। तो वर्ण विधि में एक एक वर्ण की ध्वनि का उच्चारण करना, जैसे क, बू, ते, रे, आ, या। तो इन एक एक वर्ण की ध्वनि का उच्चारण करना, एक एक अक्षरों को उच्चारित करना, फिर वर्ण समूह और उसके बाद में गतिपूर्वक वाचन करना। यानी बच्चों को जब हम पठन करवाते हैं तो सबसे पहले वर्णों का ज्ञान देना जरूरी है। एक एक वर्ण का अलग अलग वो उच्चारण करेगा, फिर धीरे धीरे शब्द का उच्चारण करेगा और इसी प्रकार से वो आगे बढ़ करके वाक्यों का उच्चारण बहुत ही अच्छे धारापूर्वक साथ कर पाएगा। फिर है शब्द विधि। शब्द विधि में क्या होता है, वर्ण पर ध्यान नहीं देकर छोटे छोटे शब्द का उच्चारण बोध कराना, जो है समान ध्वनियों का संकलन कराया जाए, जैसे राम, श्याम, काम, नाम। ये शब्द है जो प्रत्यय विज्ञान यानी ध्वनि का प्रत्यय विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब इतना ध्यान रखना है कि वर्ण विधि में तो हम एक एक अक्षर वर्णों का उच्चारण करके उनको सीखते हैं। शब्द विधि में किसी वर्ण पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो क्या किया जाता है, सब छोटे छोटे शब्दों का उच्चारण करवाए जाते हैं बच्चों से, जैसे राम है, काम है, श्याम। इस प्रकार से छोटे छोटे शब्दों को वो उच्चारित करना सीखते हैं। फिर वो गया पठन शिक्षण की विधि, वर्ण विधि, फिर शब्द विधि और फिर नेक्स्ट है वाक्य विधि। वाक्य विधि में वाक्य छोटे छोटे और सरल और सार्थक होते हैं, जैसे अमर आया, घर गया, जल भर कर आया, जल भर कर आ। तो ये छोटे छोटे वाक्य होते हैं, ये वाक्य विधि के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमने चौथी इकाई से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में चर्चा की। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई भी सुझाव या कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आपके एग्ज़ाम की आपको बहुत अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।